तो आज हमने बात करनी है वो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में से यूरोपियन यूनियन हमने पढ़ा है, हमने चाइना के बारे में बात की है और आज जो टर्न है वो जापान की है। एज़ फार एज़ जापान की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा व्हेन देयर वाज़ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जापान वाज़ इन द एक्सिस ग्रुप एंड दे वर एट द वॉर अगेंस्ट एलीट ग्रुप। तो एलीट पावर्स ने इटली, जर्मनी और जापान तीनों को मतलब वहाँ पर मार दी थी, डिफीट दी थी इन तीनों एक्सिस पावर्स को। जहाँ तक अमेरिका के कूद पड़ने में अमेरिका के इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में कूद पड़ने की बात है, तो अमेरिका वहाँ पर आया था 1941 के दौरान, जब जापान ने जो अमेरिकी नेवल बेस है पर्ल हार्बर, वहाँ पर उन्होंने जब हमले किए थे, उसके बाद ही वेरी नेक्स्ट डे अमेरिका ने अपने जो इंटरफेरेंस है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में की। तो इस दौरान जहाँ तक वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है, तो जापान को जब डिफीट होती है, जर्मनी को हो जाती है, और रिसेंटली मैंने आपको बता दिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान और जर्मनी में जो एलीट पावर्स थे वो अपनी फोर्सेस रखते हैं इन ऑर्डर टू रेस्टोर डेमोक्रेसी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी रही है पास्ट में जापान या जर्मनी की, वो यही रही है इंग्लैंड या फ्रांस की तरह, वो भी इंपेरियलिस्टिक रही थी। तो ये अपने पड़ोसियों की जानिब से जो इनका जो बिहेवियर था दैट वाज प्रेटी होस्टाइल। तो एज फार एज वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज कंसर्न, तो उसके बाद जब ड्रॉपिंग ऑफ टू एटम बॉम्ब्स ऑन द टू जापानी सिटीज, उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड भी खत्म हुई और ह्यूज ब्लो टू दी इकोनॉमी ऑफ जापान भी हो गया, क्योंकि जब एक कौम जंग में चली जाती है तो जंग खत्म होने के बाद जब वो हार जाती है तो उसको बहुत पीछे डिकेड्स वो बैकफुट पे चले जाते हैं, और इस तरह से जापान बहुत पीछे चला गया। बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर एज फार एज जापानीज इकोनॉमी इज कंसर्न, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉस्पेरिटी। जापान ने इतनी जल्दी मतलब कैसे पकड़ ली, इसने कैसे इतनी जल्दी अपने आप को अचीव किया, अपनी स्ट्रेंथ को अचीव किया, अपनी जो मेंटेनेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या प्रॉस्पेरिटी एज फार एज इकोनॉमिक एरिया इज कंसर्न, वो जापान ने इतनी जल्दी कैसे कर दी इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स एटसेट्रा। जापान के पास तो इतने मिनरल्स नहीं है, बट जो कंडीशन रही है इसके इकोनॉमिक सेक्टर में वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी, क्योंकि राइट आफ्टर 1950 वहां पर कोरियन क्राइसिस भी हुए थे। तो कोरियन क्राइसिस बिल्कुल नेबरहुड ऑफ जापान में हुए थे, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया। तो वहां पर जो यूएन फोर्सेस थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्स वहां पे थे साउथ और नॉर्थ कोरिया के रीजन में, तो उनके लिए जो सप्लाईज थे, सर्विसेज थे या गुड्स थे, उनके लिए दे वेर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जापान। तो जापान एक अहम सप्लायर वहां पर था, तो इनडायरेक्टली जो बेनिफिट हो रहा था वो जापान को हो रहा था। तो जापान वहां से बेनिफिट उसको मिला अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करने का, अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करने का। इसके अलावा जापान ने जो बेस होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट की, वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। जापान के पास जब अपने सोर्सेज नहीं थे तो जापान ने हाई लेवल के क्वालिटी इंपोर्ट किए, के इंपोर्ट क्या किए, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स भी जापान इंपोर्ट करता रहा, उनकी जो क्वालिटी वो हाई बनाता रहा, फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट बनाता रहा, और जापान इस बात पे फोकस कर रहा था कि despite the fact we faced an economic recession, we faced economic crisis because of the World War II, because of the policies of the elite powers, because of the economic recession till 1951। उसके बाद कोरिया में यूएन के फोर्सेस के लिए सप्लायर बनना, उससे गेन करना एडवांटेजेस, इसके अलावा ये कोशिश करना अपने इकोनॉमिक सेक्टर में बाहर से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना, फिर उनको मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड प्रोडक्ट देना, और ये मेन एम माइंड में रखना कि हम ज्यादा से ज्यादा ये एक्सपोर्टर बनेंगे बाकी वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। तो जहां तक जापान की बात है, तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड किया है, और 1950 या 1955 से लेके 1960 तक 10% इनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, और अप टू 1960 इसमें और इंक्रीज होने लगी, तो वो 13% तक चली गई। इसके अलावा जो जापान की मेन इकोनॉमी का रीजन है, या 1950s में फिर कोरिया की वजह से इसको रिबिल्डिंग का मौका मिला, कोरियन क्राइसिस की वजह से, या धीरे धीरे इन्होंने इंपोर्ट किए रॉ मटेरियल्स, या इसकी इकोनॉमी 10 से 13% ग्रो हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे वहां कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी इसके रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे जापान धीरे धीरे रिबिल्ड होने लगा, जैसे लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है, या एग्रीकल्चरल यील्ड की बात होती है। लार्ज स्केल पॉपुलेशन जो जापान में थी वो एग्रीकल्चरल यील्ड के साथ ताल्लुक था उनका। इसके अलावा उन्होंने
जस्टिफाई किया था, जो अबॉर्शन होता है उसको हम जस्टिफाई करते हैं, जापान में ऐसा उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी पॉलिसी फॉलो की कि हम लेट मैरिजेस यहाँ करेंगे। लेट मैरिजेस क्यों करेंगे? तब तक आपने फोकस करना है एजुकेशन पे। जब आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग इन्होंने रखी है कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए। सो ये यही चाहते थे, चाहे अबॉर्शन की बात हो, फैमिली प्लानिंग की बात हो, लेट मैरिजेस की बात हो, एजुकेशन पे आप पूरा फोकस करें और आप अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन हासिल करके आप क्या करेंगे? आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और इसके अलावा डोमेस्टिक फैक्टर्स में लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल यील्ड हुआ था, या जो लोग चाहते थे, they were pretty skillful, they were hard workers as they were migrating from rural areas to urban areas in order to earn their livelihood, in order to contribute to the nation's economy। तो ये सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स ये भी रिस्पॉन्सिबल थे कि धीरे धीरे जापान ग्रो होने लगा था। इसके अलावा वहां पर जो कंज्यूमर इकोनॉमी है, मतलब परचेसिंग पावर जो लोगों का था वो बढ़ने लगा था। और परचेसिंग पावर बढ़ने के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जापान की, वो उन्होंने लेटर ऑन उन्होंने वो चेंज कर दिया अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इनका यही रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर बनेंगे और प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ हम ज्यादा से ज्यादा दुनिया के मार्केट्स को एक्सपोर्ट करेंगे मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स। और जिस तरह हम कहते हैं मैनचेस्टर इन इंग्लैंड, या इंडिया में भी एक सिटी को मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसी तरह जापान में भी एक सिटी को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, क्योंकि वो बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जापान का। एंड दैट वेरी सिटी इज नोन एज ओसाका। तो ओसाका सिटी जो जापान की है, एक बड़ी सिटी है और मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहां पे बड़ा, एंड दैट इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। इसके अलावा अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड में फिर हम जाएंगे तो वहां सेटबैक होने के बाद जापान ने अपने आप को इस कदर रिबिल्ड किया है, यू वोंट बिलीव। राइट नाउ जब यूएन बजट की बात होती है, यूएन के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन देता है वो यूनाइटेड स्टेट्स देते हैं। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई यूएन बजट को कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज जापान, दैट इज जापान। एंड एज फार एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जापान का है 2019 में वो 5.08 ट्रिलियन डॉलर था। तो जब वो 5.08 ट्रिलियन डॉलर था दैट इन 2019, दैट मींस अगर हम जीडीपी रैंकिंग देखेंगे वर्ल्ड में, तब देन जापान की जो रैंक है वो तीसरी है, वो तीसरी है। और जहां तक मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात है जापान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसके जीडीपी में से है वो सिर्फ 1% है। तो जापान की जीडीपी में सिर्फ 1% मिलिट्री मैन्युफैक्चर मतलब मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जब इसके जीडीपी से सिर्फ 1% है, स्टिल जापान फोर्थ है लार्जेस्ट वर्ल्ड में। फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वर्ल्ड में वो जापान का है, वो भले ही इसके जीडीपी में से सिर्फ 1% है। इसके अलावा जहां तक जापान की बात है, बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास है, इंपोर्ट ज्यादा ये रॉ मटेरियल्स करते हैं जैसे मैंने बता दिया। स्टिल अगर वर्ल्ड के हाईटेक्स की बात करेंगे, मतलब हाईएस्ट टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीजें हैं हाईटेक वाले, वो सारे जापान से आते हैं। तो अगर हम ब्रांड्स की बात करेंगे, लाइक सोनी, चाहे पैनासोनिक की बात करेंगे, चाहे कैनन की बात करेंगे, सुजुकी की बात करेंगे, या होंडा, टोयोटा हो या माजदा हो, ये सभी जो हाईटेक्स है ये सभी जापान से आते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट जापान इज नॉट सो मच रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्पाइट द फैक्ट जापान इज इम्पोर्टिंग मैक्सिमम ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स, स्टिल इसके पास वर्ल्ड के हाईटेक्स है, स्टिल इसके पास वर्ल्ड के हाईटेक्स है। इसके अलावा बहुत कॉमन जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो जापान में आते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक्स की बात हो या बाकी नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो, स्टिल जापान इज एबल टू मेंटेन इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहां पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां पे। ये अलग बात है जापान ने एटम बम नहीं बनाया, जापान ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर देयर। For what purpose? Nuclear reactor जापान के पास है in order to generate more and more nuclear पावर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो सिविलियन यूज के लिए यूज हो जाती है, और 30 से 40% जो इलेक्ट्रिकल पावर है जनरेशन है जापान की, वो इन्हीं न्यूक्लियर प्लांट से है। फॉर एग्जांपल कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स जापान की जो है, जैसे जिनकाई है, हमाओका है, या फुकुशिमा सेकंड है, या बाकी भी है। तो बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स है जापान के पास, और वहां पर ये एनर्जी जनरेट करते हैं फॉर सिविलियन पर्पसेस। ये कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। वाई मिलिट्री पर्पस के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज जापान
जापान इज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री। इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट्स नहीं किए हैं, इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट्स नहीं किए हैं और ये बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब ये फॉर पीसफुल पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, अपने न्यूक्लियर प्लांट से हैं। अपने न्यूक्लियर प्लांट से तो बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स इनके पास है। और जहां तक जापान की जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात है, वहां पर जो साउथ चाइना सी कल हमने जिक्र की थी, जिसपे चाइना अपनी क्लेम दिखाता है, अपनी क्लेम करता है कि ये सारा जो साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स है, चाहे पार्टली आइलैंड है या बाकी आइलैंड्स है, वो बड़े रिच है रिसोर्सेज में, चाहे ऑयल या पेट्रोलियम की बात हो। तो जब वो रिच हैं तो चाइना धीरे धीरे उन सब पे अपनी क्लेम करता है। दैट इज वाई चाइना के वहां पर लोकल लेवल पे बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट्स है, कहीं पर मल्टीलेटरल कॉन्फ्लिक्ट्स है। एक साइड से चाइना है, दूसरी साइड से वियतनाम है। एक साइड से चाइना है, दूसरी साइड से फिलिपाइन है। एक साइड से चाइना है, दूसरी साइड से सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या बाकी कुछ कंट्रीज है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं उन आसियान कंट्रीज के साथ जब ये साउथ चाइना सी की बात होती है, तब वहां पर जापान भी कूद पड़ता है इन ऑर्डर टू restrict China, in order to challenge the Chinese claims, in order to challenge the Chinese claims। और जापान इस बात में बिलीव करता है that there should be free navigation in South China Sea in order to carry on the trade, in order to carry on the exercises from पैसिफिक टू इंडियन ओशन। तो बीच में जो कनेक्टिंग वे है इनका साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में फ्री नेविगेशन होनी चाहिए। और साउथ चाइना सी में जो जापान है, इट इज चैलेंजिंग क्लेम्स ऑफ चाइना, इट्स चैलेंजिंग क्लेम्स ऑफ चाइना। और जहां तक बात है अलायंसेस की बात है या इंटरनेशनल लेवल पे अलायंसेस की बात है, तो वो मैंने कल भी आपको बता दिया है। जापान इज इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद इंडिया। लोकल लेवल पर सब कॉन्टिनेंट में अगर देखेंगे तो जापान इज इन क्लोज कनेक्शन, क्लोज कोलैबोरेशन विद इंडिया एज फार एज रिस्ट्रिक्शन, एज फार एज रिस्ट्रिक्टिंग चाइना। चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपस में ये मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं जापान और इंडिया। और मालाबार एक्सरसाइज में इनको ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया है। इसके अलावा इनका जो क्वाड्रिलेटरल, कल मैंने उसकी बात की थी, यूनाइटेड स्टेट्स भी उस क्वाड्रिलेटरल में शामिल है। चाहे क्वाड्रिलेटरल की बात हो, ट्रायंगल की बात हो, या आपस में बायलेटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान की बात हो, तो ये इनका जो एम है वो यही है, टू रिस्ट्रिक्ट चाइना, रिस्ट्रिक्ट चाइनीज emerging power या राइजिंग पावर ऑफ चाइना। और इसके अलावा जहां तक इकोनॉमिक सेक्टर को फिर से रिबिल्ड करने की बात हो, रिफॉर्म्स फिर से करने की बात हो, जो जापान के प्रीमियर है, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे ने 2013 में वो ऐलान किया था जब उन्होंने लॉन्च की थी फिस्कल एक्सपेंशन पॉलिसी या मॉनेटरी ईजिंग या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उन्होंने लॉन्च किए थे। उनका मकसद क्या था? ये प्रोग्राम फिस्कल एक्सपेंशन या मॉनेटरी ईजिंग, ये सब उन्होंने लॉन्च क्यों किया था 2013 में? जस्ट बूस्ट जीडीपी ऑफ जापान, just boost gross domestic product of Japan and further boost domestic demand। जो डोमेस्टिक डिमांड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए और इजीली उनको, मतलब जो भी उनको चीज चाहिए, जो भी उनकी डिमांड, कंज्यूमर्स की डिमांड हो, वो उनको मिलना चाहिए। तो शिंजो एबे ने जापान में रिफॉर्म्स किए थे 2013 में। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस के बगैर जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मोस्टली जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जब आईएमएफ की बात होती है तो वहां पर बहुत सारे मेंबर्स है, लेकिन आईएमएफ में बहुत कम मेंबर्स को ज्यादा वोटिंग राइट्स है। और उनमें से ज्यादा वोटिंग राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स को है, फिर जापान, यूरोपियन यूनियन या बाकी कंट्रीज को है। तो जापान को बड़ी से है, बड़े वोटिंग राइट्स है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। या अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे जो 1995 में बनी थी 1 जनवरी, राइट फ्रॉम डे वन जापान इज इट्स मेंबर। क्योंकि इसकी जो पेरेंट विंग थी गैट जो 1948 में बनी थी, तो जापान 1955 से इसका मेंबर था। और इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑफस्प्रिंग विंग आ गई 1995 में, तो राइट फ्रॉम डे वन जापान इज इट्स मेंबर। और इसके अलावा जो आईएमएफ है 1952 में जापान इसका मेंबर बना और आईएमएफ में बड़े वोटिंग राइट्स है जापान को। इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ 8 ग्रोइंग इकोनॉमीज है, जो ग्रुप ऑफ 8 ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपर कंट्रीज है, जिनकी बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, जिसमें एक ही एशियन कंट्री आती है एंड दैट इज जापान। ग्रुप 8 को ग्रुप 7 में फिर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें रिसेंटली लास्टली जब रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया के एरिया को, व्हेन रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया, तब रशिया को ग्रुप ऑफ 8 से निकाला गया था। दैट इज वाई उसको कभी कभार ग्रुप 7 भी बोला जाता है। चाहे ग्रुप 7 की बात हो या ग्रुप 8 की बात हो, दिस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है G7 या G8, जापान इज द ओनली एशियन पावर इन दिस वेरी ग्रुप। तो जापान की
अच्छी रिप्रेजेंटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा G8 के बगैर जो एक और ग्रुप है दैट इज G20, ग्रुप ऑफ 20 में भी यही ग्रोइंग इकोनॉमीज है, तो जापान उस ग्रुप में भी है। चाहे G20 की बात हो, G8 या G7 की बात हो, जापान इन दोनों ग्रुप्स में है। इसके अलावा जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात हो, वहाँ रिफॉर्मेशन की बात होती है कि जो परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनको वीटो पावर है, जिसमें सिर्फ चाइना है एशिया से, तो उसमें ये कहा जाता है रिफॉर्मेशन जब होगी तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में और परमानेंट मेंबर ऐड होने चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड होने चाहिए। लेकिन जहां तक परमानेंट मेंबर्स के ऐड होने की बात है, उसमें 2 एशियन कंट्रीज कंटेंडर्स है, वन इज इंडिया एंड अनदर इज जापान। इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील, ये 4 वो कंट्रीज है जिनको बड़े चांसेस है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट स्टेटस मिलने का, वीटो पावर मिलने का। लेकिन इंडिया की अलग बात है, चाइना उसको मतलब वहां पर अपोज करता है, चाइना उसको वहां पर वीटो करता है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है चाइना और इंडिया के बीच, इंडिया की मेंबरशिप के लिए। लेकिन जापान जो है, जापान भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट फैकल्टी या परमानेंट मेंबर बनने के लिए, वीटो पावर बनने के लिए, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी इकोनॉमी है। तो जहां तक जापान की बात है, चाहे स्ट्रेटजिकली की बात हो या पॉलिटिकली या इसको हम इकोनॉमिकली देखेंगे, तो ये एक मतलब एमर्जिंग इकोनॉमी है। एमर्जिंग इकोनॉमी के साथ साथ हम देख सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे कैसी है। जब आप देखते हो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, वो कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी सबसे वास्ट है वर्ल्ड में, जिनकी इकोनॉमी सबसे डेवलप्ड है वर्ल्ड में, तो उसमें जापान भी आता है। G20 की बात हो, IMF की बात हो, IMF में वोटिंग राइट्स अमेरिका को ज्यादा है, यूरोपियन यूनियन को है, जापान को भी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मतलब जापान एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन से एमर्ज हुआ है, एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन से एमर्ज हुआ है। धीरे धीरे इसने अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया है, और सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स भी जापान में ही आते हैं। स्टिल जापान इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एज फार एज इट इज राइजिंग, जापान एज अ राइजिंग पावर स्टेटस इज कंसर्न। तो इसने अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो उन्होंने बरकरार रखी है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखनी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमने देखना है इंडिया एंड नैम, या इसके अलावा हमने देखना है जो इंडिया है वो भी कैसे मतलब एमर्ज हो रहा है एज अ राइजिंग पावर, एज अ ग्लोबल पावर। तो वो हम देखेंगे, बट दैट विल बी डिस्कस टुमारो।